मित्रांनो, चर्चासत्राचा आजचा पुढचा भाग आणि आजच्या भागामध्ये आपण ज्या मान्यवरांना भेटणार आहोत, ज्यांचं मुस्लिम आरक्षणाच्या संदर्भामध्ये सुद्धा प्रकर्षण ते समोर आहेत. सामाजिक दलित मुस्लिम ऐक्याच्या संदर्भामध्ये सुद्धा शेलूमध्ये ज्यांनी प्रचंड काम केलेलं आहे. वेगवेगळ्या चित्रपटासाठी त्यांनी आपलं लेखन केलेलं आहे. कविता संग्रहही ते लिहित असतात, कविताही लिहित असतात आणि विशेष करून मुस्लिम असताना सुद्धा अगदी स्पष्ट मराठी ज्यांची ओळख आहे, ज्यांना विविध क्षेत्रामध्ये सामाजिक राजकीय विश्लेषक शिरूचे आपण ज्यांना म्हणू शकतो, असे माननीय महमूद सर, जे राजीव गांधी महाविद्यालय ताडपूर गावामध्ये आता विद्यार्थ्यांना शिकवत असतात, ज्ञानदानाचं काम करत असतात, त्या मान्यवरांना आज आपण भेटणार आहोत, बोलणार आहोत आणि बोलतं करणार आहोत. तर विविध प्रश्नांवर चला तर आपण त्यांची मतं जाणून घेऊयात आणि त्यांना बोलतं करूयात. असंख्य शेलूच्या विकासात्मक प्रश्नावर आपण त्यांना चर्चा करणार आहोत. आपण भेटूयात त्यांना. सर, खूप खूप स्वागत आहे आपल्या आजच्या चर्चासत्रामध्ये. खरं तर मराठी तुमची इतकी स्पष्ट आहे आणि आपल्या प्रेक्षकांमधल्या ह्या क्रममालिकेमध्ये सफरनाम्या चर्चासत्राच्या ह्याच्यामध्ये हिंदी भाषिक म्हणजे ज्यांची मातृभाषा हिंदी, उर्दू मातृभाषा उर्दू आणि घरात तुम्ही हिंदी उर्दू बोलत असता, पण पहिले मुस्लिम आहात. मी इंटरव्ह्यूमध्ये कधी असं हे केलं नाही, पण ही समाजाची बाजू सुद्धा सगळ्यांसमोर यावी. आणि मुस्लिम समाजाचे असंख्य प्रश्न आहेत. सामाजिक प्रश्नांवरती वैचारिक पद्धतीनं काम करणारी माणसं मुस्लिम समाजात कमी आहेत. आणि या क्रममालिकेमध्ये मला सामाजिक स्तरावर आठवलेलं नाव जे असेल ते महमूद सर तुमचं होतं. आपलं खूप खूप स्वागत आजच्या चर्चासत्रामध्ये. आणि सर, मला तुम्हाला पहिलाच प्रश्न हा विचारायचा आहे की आता ज्या वर्तमान स्थितीमध्ये ज्या पद्धतीने UCC सारखा समान नागरिक कायदा आणण्याचा जो प्रयत्न सुरू आहे, या विषयावर मुस्लिम समाज एकंदरीत जो वैचारिक पातळी ठेवतो त्याच्यापैकी आपण आहात, तर या कायद्याविषयी आपल्याला काय वाटतं? UCC जे कायदा आहे समान नागरिक कायदा, त्याच्यामध्ये असं दिलेलं आहे की आपल्या भारत देशामध्ये जे काही विविध धर्मीय, विविध जाती समूहाचे नागरिक आहेत, तर स्वातंत्र्यपूर्व काळानंतर आणि स्वातंत्र्यानंतर ह्या दोन बाबींची जर तुलना केली आपण, तर हे जे काही आपल्या देशामध्ये विविधतेत एकता आहे आणि त्या विविधतेमध्ये अनेक समूहाचे, अनेक धर्माचे, अनेक भाषिक लोक राहतात. अशा परिस्थितीमध्ये असं झालेलं आहे की महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे आपल्या भारत देशाची राज्यघटना लिहिलेली आहे आणि त्या राज्यघटनेमध्ये त्यांनी असा स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे की भारत हा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र राहील आणि जेव्हा भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र राहील तर भारतामध्ये विविध धर्माचे लोक कायद्याचं पालन करून, ज्या ठिकाणी इतरांच्या हिताला बाधा नाही पोहोचेल असं कायद्याचं पालन करून आपापले रूढी, परंपरा, संस्कृती, धार्मिक उपासनेची पद्धती हे जोपासू शकतात. आणि त्यामुळे कॉन्स्टिट्यूशनमध्येच, राज्यघटनेमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी याची तरतूद केलेली आहे की जे अल्पसंख्याक समाज आहेत, भाषिक दृष्टीने, धार्मिक दृष्टीने, त्या अल्पसंख्याक समाजाला काही विशिष्ट अधिकार राज्यघटनेनेच प्रदान केले, ज्याच्यामध्ये अल्पसंख्याकांसाठी भाषिक संस्था उभारणे, त्यांच्या धार्मिक संस्था उभारणे, मग त्याच्यासाठी शासन कोणते भेदभाव न करता सर्वांसारखं अनुदान उपलब्ध करून देईल किंवा सर्वांसारखं अनुदानच उपलब्ध करून देणार नाही, तर त्यांच्यासाठी विशेष सोयी सवलती सुद्धा म्हणजे सांगायचं तात्पर्य असं आहे की तो विशेष घटकांना, अल्पसंख्याक घटकांना, धार्मिक अल्पसंख्याक लोकांना या देशामध्ये समानतेचा अधिकार आहे. म्हणजे त्यांना वेगळं वर्तन करण्याचा अधिकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेने प्रतिपादित केलेला, मान्य केलेला आहे. परंतु आता हा जो काही समानश्री नागरिक कायदा येत आहे UCC, तर ह्या UCC मध्ये काय होणार आहे की जे धार्मिक अल्पसंख्याक आहेत त्यांचे जे काही विशेष बाबी होत्या त्या बाबीला कुठंतरी आळा बसणार आहे. सर्व धार्मिकांना. उदाहरणामध्ये मी 2 बाबी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो, जर आपली परवानगी असेल तर.
तर त्यातला पहिला भाग असा आहे की राज्यघटनेच्या तत्वानुसार जो आदिवासी समाज आहे, शेड्यूल ट्राईब, या आदिवासी समाजाला जो त्याचा राहता भाग आहे, डोंगरी वस्त्या, जंगलामध्ये, तर ते जे नैसर्गिक साधन संपत्ती आहे ते त्यांच्या उपजीविकेसाठी प्रदान केलेले आहे. म्हणजे ते त्या साधन संपत्तीचा उपयोग घेऊ शकतात, उपभोग घेऊ शकतात, फक्त तो भाग विकू शकत नाही. आणि म्हणून शासन सुद्धा त्या भागामध्ये कोणाला खनिज संपत्तीचा अधिकार प्रदान करू शकत नाही, विकू शकत नाही. परंतु आता समान नागरी कायदा आल्यावर त्या जंगल संपत्तीवरचा त्या आदिवासी बांधवांचा हक्क संपुष्टात येतो. आता मुस्लिम समाजाच्या बाबतीत बोलायचं म्हणजे एकच उदाहरण मी बहुत नाही ना, कारण कसं असतं की मुस्लिम समाजाच्या बाबतीत वास्तविकतेपेक्षा गैरसमजुतीच भरपूर झालेल्या आहे. उदाहरणामध्ये शासनाने मध्यंतरी कायदा आणला होता ट्रिपल तलाक, की शासनाची अशी कुठेतरी भावना आहे आणि एकूण समाजाचीच भावना आहे, कारण ते वास्तविक मुद्दा समोर आलेला नाही. एक भावना अशी झालेली आहे की मुस्लिम समाजामध्ये पती पत्नीमध्ये जेव्हा वाद निर्माण होतो आणि पती जेव्हा तल्लाक 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 म्हणतो तर तो तल्लाक होऊन जातो, अशी भावना आहे. वास्तवामध्ये असं नाहीये. वास्तविकता बऱ्याच लोकांनी असं सांगितलं की फोनवर तलाक होतो, त्यांनी जर ते वापरलं 2-3 वेळेस तर ते वास्तविक तसं तसं बऱ्याच वेळेस वास्तविकता अशी आहे की एकदा जर असं प्रसंग निर्माण झालं तर तो व्यक्ती जर पत्नीला म्हणलं की मी तुला तलाक देत आहे किंवा तलाक असं म्हटल्यानंतर फोनवर किंवा प्रत्यक्ष दुसऱ्यांदा तलाक म्हणता येत नाही इस्लामिक कायद्यानुसार. त्याच्यामध्ये जे आपण थोडं स्पष्ट जर बोलायचं तर जो महिलेचा MC कालखंड असतो तर ते म्हटल्यानंतर एक MC कालखंड पूर्णतः जाऊ द्यावा लागतो आणि त्या काळामध्ये दोघांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा संपर्क होता कामा नये. आणि ह्या काळामध्ये जर त्यांचं मनोमिलन झालं, कोणी मध्यस्थी केली, त्यांचे वाद मिटले, ते सुखरूपाने संसार करू शकतो. पण नाही झालं तर पुन्हा दुसऱ्यांदा पुढच्या महिन्यात तलाक म्हणावं लागेल, पुन्हा तो MCचा कालखंड जावं लागेल, पुन्हा हीच प्रक्रिया व्हावी लागेल, पुन्हा मनोमिलन नाही झालं. एवढी सहज सोपी नाही, एवढी सहज सोपी नाही. एकूण 3 महिन्याचा कालखंड येतो आणि त्या 3 महिन्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे की रागाच्या भरात केलेली घटना नंतर पश्चाताप होतो, तो विषय संपून जातो. म्हणजे तलाक 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 हा प्रकार समाजाचा बाहेर चुकीच्या पद्धतीने मांडण्यात आला. बरं सर, मला याबरोबर आता पुढचा प्रश्न असा विचारायचा आहे की आपण आपला जर प्रवास मी सांगत असताना आपल्या प्रेक्षकांना सांगितलं की शैक्षणिक प्रवासामध्ये सुद्धा तुमचं एकंदर बालपण कसं होतं, कारण की आता मूळचं म्हणजे राजकीय विश्लेषक, मूळचं म्हणजे एक शिक्षक, त्यांचे एक लेखन संपदा ही प्रचंड प्रभावी. तो बचपन कैसा था आपका, जैसे हर बच्चों का होता है, क्योंकि शायद आप सबसे हटके हो, क्योंकि मुस्लिम समाज में ज़्यादा तौर पर हमने बहुत से लोगों को देखा है कि वो लोग बस कुछ हद तक पढ़ाई कर लेंगे और उसके बाद वो काम ढूंढना शुरू कर देंगे, और शायद आपके ज़माने में वो ज़्यादा बात थी. तो आपका बचपन कैसा रहा? और मेरा बचपन जो आज की मेरी प्रतिमा है वैसा विशेष बचपन नहीं था. हम एकदम गरीब परिवार से थे और मेरा जो मूल गांव है जिसे हम अपना जन्मस्थल कहते हैं वो परभनी के बाद का रेलवे स्टेशन पिंगली है. लेकिन यहाँ पर हमारे बड़े भाई काम के लिए आ गए थे सेलू में और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने जो है तो हमको लेकर आ गए. और यहाँ आने के बाद मेरा बचपन एकदम सर्वसामान्य था क्योंकि पारिवारिक आर्थिक स्थिति एकदम विकट है. या यूं भी कह सकते हैं आप कि हमारे बड़े भाई बताते हैं कि जब हम सेलू में आए तो भाजी के तौर पर हम तरोटे की भाजी खाते थे, वो जो कहीं पर भी उग जाती है, जो कहीं पर भी रास्ते से उगती है. और एक सर्वसामान्य की तरह मेरा जीवन था. फिर यहाँ पर हमारे एक रसार पारक साहब बोल के थे जिनके चित्रपट ग्रह चलते थे, उन्होंने भाई को काम दिए थे और हम उन्हीं के परिसर में रहते थे. तो वहाँ से कष्टों का सामना करते हुए किसी तरह से हमारा प्राथमिक शिक्षण होगा. लेकिन इसमें बताने में कोई हरकत नहीं है कि पाठशाला के शिक्षण स्तर तक मैं एक सामान्य विद्यार्थी था. जब मुझे एक बात और याद आती जो अभी आपने बताया कि आज के महसूस, तो मैं 9वीं में जाने के बाद और उससे पहले एक शांत आत्ममग्न विद्यार्थी था. तो एक बार मैं ऐसे कक्षा में बैठा था तो हमारे एक मराठी विषय पढ़ाने वाले डफुरे सर थे जो आज उनका देहांत हो चुका है, अभी जीवंत नहीं है वो. लेकिन मैं बैठा तो उन्होंने सहज मुझसे प्रश्न किया
म्हणून काय की तू मी बघतो नेहमी शांतच असतो, गोंधळ बी करत नाही, काही बोलत बी नाही आणि माझा स्वभाव बी शांत आणि थोडं आर्थिक परिस्थितीमुळे थोडं दबक विद्यार्थी. मी त्यांना सहज म्हणलं नाही सर असं काही विषय नाही आहे माझा, मगच बसलं. ते नाही म्हणले तुझ्यामध्ये काहीतरी मला वेगळे पण जाणवतो म्हणले. ते म्हणले की असंच तुकाराम पण शांत राहत होते, संत तुकाराम. आणि त्यांनी म्हणलं होतं की मी विचार करीतो जगाचा, तर तुझ्या मनात असे काहीतरी विचार घोडत असते हे त्यांनी त्याकडे हेरलं. आणि त्याच्यानंतर मग कष्टाने आता गरिबीचा विषय चालला. आमच्या नूतन विद्यालय सेलू या ठिकाणी दिवाळीच्या सुट्ट्यामध्ये उठणे तयार करण्याचा प्रकल्प असायचा. ते उठणे तयार करण्याच्या प्रकल्पामध्ये मी सहभागी होतो. त्याच्यातून जे काही आर्थिक मोबदला आला ते शिक्षणासाठी सोयीस्कर झालं. वर्ग 9चं शिक्षण झाल्यानंतर परीक्षा आमच्या नूतन विद्यालयामध्ये एक फलकावर सूचना होती की पानपोईवर गरीब होतकरू विद्यार्थी काम करण्यासाठी पाहिजे. पानपोईवर ज्यांना इच्छा आहे त्यांनी नावे द्यावे. परिस्थिती होती आणि उत्सुकता बी होती की काहीतरी करावं. पानपोई म्हणजे शेवटी पाणी पाजण्याचं काम, म्हणजे एक प्रकारे सामाजिक सेवा सुद्धा. तर नाव दिलं आणि मग रेल्वे स्टेशनवर पूर्ण एप्रिलचा महिना, उन्हाळ्याचे दिवस, मेचा महिना 1985 त्या ठिकाणी काम केलं. आणि ते नगरपालिकेतर्फे आयोजित पानपोई होतं. म्हणजे 5 रुपये रोज प्रमाणे त्या ठिकाणी आपल्याला मोबदला मिळत होतं. त्याच्यातून कुठंतरी जाणवलं आणि आर्थिक महत्व सुद्धा जाणवलं की पैसे कमवण्यासाठी किती कष्ट करावे लागतात, कसं पुढे जावं लागतं. त्याच्यातून प्रबोधन होत गेलं आणि चांगली शाळा नूतन विद्यालय भेटली. त्याच्यामुळे बऱ्याच गोष्टी पुढे घडत गेल्या. म्हणजे एकंदरीत बालपणीचा विचार केला तर शांत, संयमी आणि घुसमटलेलं, गुदमरलेलं शब्दात त्या आत्ममग्न या शब्दात सोडावं. बरं सर, मला याबद्दल आता पुढचा प्रश्न विचारायचा. मी तुमची दुसरी एक परिचय देत असताना होता राजकीय विश्लेषण. कारण त्याचं हे की शेलूच्या राजकारणाचे नस माहीत असलेली फार कमी माणसं आहेत. खरं तर नंतरच्या काळामध्ये आपल्या घरातले लोक नगरसेवक सुद्धा झाले, आता त्या गोष्टीबद्दल मी जाणार नाही. पण राजकीय विश्लेषक म्हणून काम करत असताना किंवा समीक्षक म्हणून पाहत असताना राजकारणाला किंवा डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट मागच्या निवडणुकीत सुद्धा आम्ही पाहिलं की आपण प्रचंड प्रकर्षानं या शिरूरच्या नगर परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये प्रचार यंत्रणेच्या बॅकबोन तुम्ही होतात आणि सगळी यंत्रणा होती. तर ते अनुभव कसा होता आणि आत्ताच्या निवडणुकीच्या त्या वेळेत सुद्धा आपल्याला त्या ताकदीनं स्वतःच मैदानात आम्ही पाहू शकतो का? तो विषय असा होता की राजकीय विश्लेषक म्हणा किंवा राजकीय अभ्यासक म्हणा, कॉलेजमध्ये शिकत असताना माझे जे पदवीचे विषय होते त्यामध्ये राज्यशास्त्र हा माझा आवडता विषय, ऑप्शनल विषय. आणि मी राज्यशास्त्राचा विद्यार्थी होतो. राज्यशास्त्राचा विद्यार्थी असताना कॉलेज जीवनामध्ये मी स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI याचा सचिव म्हणून कार्यरत होतो. आणि माझं जे लेखन असेल आणि हा कार्य असेल तर पहिल्यापासूनच कुठंतरी दीन, दलित, वंचित, दुर्लक्षित जे घटक आहेत सामाजिक झाले. मग त्या काळाचे महाविद्यालयीन विद्यार्थी असते जे ग्रामीण भागातले होते, मागासवर्गीय होते, तर ह्यांचे प्रश्न आवर्जून मी पाहत होतो, अनुभवत होतो. आणि महाविद्यालयाची आमची जे वाचनालय आहे, लायब्ररी फार मोठी आहे. तर वाचनाचं एवढं छंद होतं की सांगावं असं वाटतं की मूळ जी राज्यघटना आहे, मूळ राज्यघटना जवळपास या टेबलच्या आकाराची ते आणि कॉलेजमध्ये आमची ती प्रत उपलब्ध होती. तर कॉलेजमध्ये बसून मी ती मूळ राज्यघटना सुद्धा वाचली. आणि ते वाचत असताना मग ग्रंथालयातून अनेक पुस्तकांचा अभ्यास झाला. मग कुठंतरी अभ्यास करत असताना आपले सावरकर असतील किंवा राजगुरू असतील, अशफाकुल्ला खान असतील, इतर लेखक असतील, विशेषतः प्रेमचंद माझे आवडते लेखक होते त्या काळातले. तर त्यांचं साहित्य वाचताना असं जाणवलेलं की ह्या लोकांनी जे काही लेखन केलेलं समाजातल्या दीन, दलित, शोषित यांचं मुद्दे समाजासमोर मांडले. मग मनामध्ये सुद्धा विचार आले की आपण बी असंच काहीतरी करावं. पण त्यावेळेस आर्थिक परिस्थिती नव्हती. आर्थिक परिस्थिती जरी नव्हती तर अभ्यासाची प्रवृत्ती होती. आणि देशाच्या संसदेपासून ते स्थानिक नगरपालिकेपर्यंत जेव्हा जेव्हा अधिवेशन होतात, मीटिंग होतात, त्याकडे आधुनिक मीडिया नव्हतं पण वर्तमानपत्र होतं, नियतकालिके होते.
त्या वर्तमानपत्रातून, त्या नियतकालिकातून त्या घटनांचा अभ्यास करतो. आणि आता मी मुद्दाम हा घटना मी मागच्या काही विषयामध्ये सुद्धा फेसबुक केली की आज देशामध्ये जी परिस्थिती ओढावलेली आहे त्या परिस्थितीवर कोणी बोलायला तयार नाही आहे. परंतु माझं म्हणणं आहे की ह्यापूर्वी अशी घटना घडली होती तर जयप्रकाश नारायण सारखं नेतृत्व पुढं आलं आणि त्याने मोठं आंदोलन केलं होतं. तर हे सर्व अभ्यास होतच. मग काय झालं की नंतर स्थानिक नगरपालिकांचं निवडणुकांचं छंद लागलं. अगदी 1996 पासून ते 2016च्या नगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये मी प्रत्यक्ष कोणाचं ना कोणाचं सपोर्टर म्हणून काम केलं. जसं तुम्ही बँक माझा प्रश्नच मुळात हा होता, तुम्ही देशाकडे आले ना तो लेंथ लांब झाली त्याच्यामुळे मी करू. हा बरोबर. आता त्या ठिकाणी 96 पासून नगरपालिकेच्या निवडणुकीत उमेदवार दिले जवळचे, त्यांचं पूर्ण प्रचार यंत्रणा सांभाळली. मग ते करता करता जिज्ञासा वाढली. जो तुमचा मागचा मुद्दा होता की 2016च्या ज्या नगरपालिकाच्या निवडणुका झाल्या त्या नगरपालिकांच्या निवडणुकीमध्ये एक स्थानिक आघाडी होती आणि स्पष्टही सांगायला काय हरकत नाही, जनशक्ती विकास आघाडी. तर त्याचे जे प्रणेते आहेत विनोद भाऊ बोराडे साहेब, तर त्यांना ते नाव सुद्धा त्यांनी माझ्याकडून घेतलं. त्यांना काय नाव द्यावं असं मी 10-12 नाव दिले. त्यांनी तो नाव निवडला आणि त्याच्यानंतर मग जे वॉर रूम म्हणतात त्या वॉर रूममध्ये सर्व नियोजन व्यवस्थापन आणि सर्व काही मीच केलं असंही म्हणता येणार नाही. इतर सहकारी होते आणि त्यांचंही मार्गदर्शन होतं. परंतु ते स्वतः माझ्यातले काही गुण आणि इतरांतले काही गुण ते मी आदान प्रदान कॉम्बिनेशन काही दिले आणि काही आत्मसात सुद्धा केले. तर हे करत असताना एक अपेक्षा होती की माझ्या परिवारातले एक सदस्य नगरपालिका निवडणुकीला उभं होतं आणि ते बी निवडून आले, पॅनल बी निवडून आलं, संबंधित नगराध्यक्ष बी निवडून आले. पण जे वाटलं होतं की मुस्लिम समाजासाठी, दलित बंधूंसाठी, मागास वस्त्यांसाठी जे काम व्हायला पाहिजे तो काम झालं नाही. तर न झाल्यामुळे आता स्वतःशीच एक निर्णय केला की ह्या वेळेस नगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये आपण स्वतःच उतरायचं. कारण अनुभव तर बाकी सारे आहेत आणि सर्वांच्या सहकार्याने ऐसा म्हणता है कि अल्लाह की दुआ से, भगवान के आशीर्वाद से सभी समाज, चाहे वो कौन सा भी धर्म रहो और समाज रहो, सेलो में वो मुझे चाहते हैं, वो मुझे एक अच्छे व्यक्ति की नज़र से देखते हैं और मुझे पूरी अपेक्षा है कि यदि मुझे सहयोग मिला जनता का तो चुनाव जीतने के बाद वो प्रश्न जो अभी अधूरे अपूर्ण वो सारी समस्या में छुड़ाने का प्रयास करूँगा. और यहाँ पर स्पष्ट बताने को ऐसी अड़चन भी नहीं है कि फिलहाल का जो नियोजन है प्रभाग नंबर 5 से खड़ा रहने का है जो ओपन कैटेगरी है, लेकिन नगराध्यक्ष डायरेक्ट चुनाव है और अगर शासन की ओर से नगराध्यक्ष ओबीसी को छूटता है तो फिर नगराध्यक्ष का चुनाव लड़ने में भी मैं अपने आप की रुचि रखता हूँ और मैं लड़ना चाहता हूँ. लेकिन लेंथ सवाल की अगर पॉइंट पर जाएंगे तो बहुत से ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं आपसे कुछ. एक समय की सीमा है उसको वजह से. मैं अगला सवाल ये चाहता हूँ कि अगर मान लो कि शेलों की यंत्रणा अगर आपके हाथ में आ चुकी तो आप सबसे पहले प्राथमिक तौर पर 5 कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे पहले शेलों के अंदर में आप बुझानी करना चाहेंगे कि जिसके कारण शेलों में बदलाव, ऐसी 5 चीज़ें कौन सी होंगी? यदि मेरे हाथ में नगर पालिका की यंत्रणा आती है तो आपके कहने के अनुसार ऐसी पहली 5 प्राधान्य क्रम कौन से जिसकी वजह से सेलों में परिवर्तन आता है शहर की दृष्टि से? तो उसमें सबसे पहले तो मेरे ये भूमिका रहेगी कि सेलों को आज भले वाटर फिल्टर है लेकिन आप अगर नल का पानी देखेंगे तो अशुद्ध पानी आता है, शुद्ध नहीं आता, मतलब वो पीने योग्य नहीं है. तो मैं पहले सबसे पहले वही वाटर फिल्टर का सुनियोजित नियोजन करके सभी को शुद्ध पानी पीने योग्य उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा. और दूसरा महत्व का मुद्दा है कि आज भी आप देखेंगे मागास बस्तियाँ ही नहीं बल्कि जिसे हम स्टैंडर्ड कॉलोनी कहते हैं, मिसाल के तौर पे गणेश नगर का कुछ भाग है जो अच्छे वहाँ इमारतें काफ़ी बड़ी बन चुकी है लेकिन आज भी वहाँ पे नाले और रोड नहीं है और मागास भाग में तो नहीं है. तो वो नागरिक समस्या जो है मूल प्रश्न नागरिक नालियाँ और रास्ते ये बनाने का पहले शुरू प्रयास करूँगा. तीसरा मुद्दा ऐसा है कि इससे पहले भी मैंने वो मुद्दा कई बार उठाया था कि अभी तक भी हमारे सेलू शहर को भले शासन ने आवंटित किया लेकिन वास्तव में डंपिंग ग्राउंड अभी तक भी नहीं है.
अधिकृत जिसे हम कहते हैं, रिकॉर्डेड है, वास्तव में नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कचरा विलगीकरण और उस कचरे से किसानों के लिए खत का उत्पादन, ये यहाँ पर नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं कौन सी नगर पालिका में, बागमत की नगर पालिका में वो बात है शायद, परवनी महानगर पालिका में वो बात है। बोरी जैसे ग्राम पंचायत एरिया में भी वो है, बस जानकर के हैरान हूँ कि सेलून नहीं, सेलून नहीं है, खाद उत्पादन नहीं है, कचरा विलीकरण भी नहीं है, कहीं तो भी जाके डाल देते हैं और उसका विघटन करने के बजाय उसको जला के देते हैं, जिससे सारा प्रदूषण करते हैं। तो वो बात रोकनी है। ये 3 मुद्दे हो गए। और चौथा मेरा व्यक्तिगत बचपन से अभिरुचि रही है कि हरित शहर, हरित शहर से क्या होता है, ग्रीन सिटी में जैसे आप पुणे को जाते हैं तो काफी ग्रीन सिटी है, चारों तरफ वृक्ष है। उसका परिणाम ऐसा होता है कि गांव में पोल्यूशन कम होता है, प्रदूषण। और दूसरा ऐसा होता है कि वहाँ पर तापमान भी कम होता है, भले गर्मी के दिनों। तो ग्रीन सिटी बनाना एक उद्दिष्ट है। और 5वां और अंतिम ऐसा एक है कि ऐसा शायद ही कोई नया बांधकाम होगा, शासन का नियम है लेकिन अमल गुजरना कि हर जगह नए बांधकाम में कंपल्सरी, जिसे हम वीर पुनर्भरण कहें या जल पुनर्भरण कहें, यानी हमारे छत से बहकर जाने वाला पानी हर मुमकिन है उस घर को रोकना जरूरी है। और अगर जो बांधकाम या जो घर, यानी जमीन की जो पानी की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, वो बढ़ जा रही है। और जो कोई ऐसा करता है, नियमानुसार करता है, तो उसको घर पट्टी में एक विशिष्ट प्रमाण में छूट देने का प्रयास भी होगा, जिससे कारण उसको प्रोत्साहन मिले। ये विजन है आपको। विजन है। सर मैं और एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। आपके काव्य संग्रह बहुत से लोगों ने पढ़े हैं, हमने भी पढ़े, लेकिन हमारे सारे जो प्रेक्षक हैं उनके लिए आप आपके काव्य संग्रह में से कौन सी कविता चुनेंगे जो आप सब हमारे सब प्रेक्षक सुनना चाहते हैं? उसमें अनेक कविताओं में मैंने तकरीबन 1999-98 में एक कविता लिखी थी, पूरी तो याद नहीं है, लेकिन कविता का नाम था बापू। बापू अर्थात महात्मा गांधी। और उस कविता में ऐसा लिखा था कि बापू आपने हमें गैरों से तो आज़ादी दिला दी, बापू आपने हमें गैरों से तो आज़ादी दिला दी है, लेकिन आप अपनों ने ही हमें फिर से गुलाम बना दिया। आप फिर से अपनों ने हमें गुलाम बना दिया है। बापू लौट आओ, बापू लौट आओ, हमें अपनों से आज़ादी दिलाना। ये उसका मथितार्थ था। यानी कैसा होता है कि बापू ने या अन्य स्वतंत्र सैनिकों ने कार्य तो कर दिए, लेकिन वो बातें सिर्फ कागज पे आ गई लोकशाही। वास्तव में लोकशाही में सर्वसामान्य जनता को जितने अधिकार मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे। मैं आपके बहुत से सामाजिक काम देखता हूँ, शायद आप ज़्यादा तौर पर काम जो शैक्षणिक तरीके से आप लोग स्कूल में पढ़ाते हो, उसके बाद आने के बाद मैंने महमूद सर को हमेशा देखा तो पब्लिक में देखा, वो चुपचाप नहीं बैठेंगे एक जगह पर, वो पब्लिक प्लेस में रहेंगे, हमेशा लोगों की समस्याएं सुनेंगे, बहुत सी बातों पर राय रखेंगे। इसी तरीके से आंदोलन में हमेशा आगे रहने वाले नाम में शायद शेलू की राजनीति में मैं आपका देखता हूँ। लेकिन अगर मान लो की म्हणजे मान लो नहीं, मैं तो सवाल यही है की समजा एकांतामध्ये असताना विरंगुळा म्हणून तुम्हाला काय करायला आवडतं? क्योंकि बहुत से लोग मैं देखता हूँ, कोई किसी को चेस खेलने की आदत है, किसी को गाने सुनने की आदत होती है, किसी को बहुत से क्रिकेट हो या कोई बचपन के खेल वो भी खेलना शुरू करते हैं, कोई अपने बच्चों के साथ, नाती पोतियों के साथ वो भी कोई खेलते हैं। तो आप क्या करते हैं? आपने ऐसा थोड़ा व्यक्तिगत प्रश्न पूछ लिया। हाँ हाँ, लेकिन थोड़ा बता दो कि आपने जैसा बताया कि दिन भर ड्यूटी है और आने के बाद सामाजिक कार्य भी है, तो समय तो बहुत कम मिलता है, लेकिन फिर भी मेरी अपनी लड़की है जो दीपावली की छुट्टियों में और गर्मी की छुट्टियों में किसी भी कीमत पे, समय हो या मत हो, रोजाना शाम में मुझे कैरम खेलने ही लगा। और उसके साथ अपने परिवार के साथ मैं कैरम खेलता हूँ। जो जोड़ी होती है कैरम में, मेरा लड़का और मेरी पत्नी की जोड़ी होती है, मेरी और हम चारों मिलके कैरम खेलते हैं। बाकी वीरंगा के तौर पर वाचन करते हैं, बाकी तो कुछ नहीं। अगर कवियों की बात चल रही है तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि वाचन की लेखन की बात चल रही है, आपके पसंदीदा कवि कौन से? मेरे पसंदीदा कवि तो अनेक है, लेकिन उसमें स्पष्ट और कोई कवि लेना है
तो निराला जी मेरे पसंद के कवि थे। उनकी ज़्यादा तौर पर विद्रोही साहित्य भी है, साहित्य कविताएं भी हैं। वर्तमान में आपको कौन से कवि पसंद है जिनको आप सुनना पढ़ना चाहता, ज़्यादा तौर पर आप पढ़ना और सुनना चाहते हैं? वर्तमान पसंद का करते हैं? अगर विषय लेंगे तो वर्तमान के नए कवियों का साहित्य तो नहीं, क्योंकि अभी तो जैसा आपने पहले बताया समय का अभाव, खुद ही लिखता हूँ वर्तमान स्थिति पर। तो वर्तमान स्थिति पर ऐसी कोई अगर कविता होगी तो हम जरूर सुनना चाहेंगे। वर्तमान स्थिति पर तो कविता है लेकिन अभी पाठ नहीं है, क्योंकि पढ़ी हुई है, लिखी हुई है। मैं बहुत से बात पर एक बात मीडिया पर बहुत से लोग चिल्ला रहे हैं, क्योंकि वर्तमान जो मिडिल स्ट्रीम मीडिया है वो मीडिया ज़्यादा तौर पर मीडिया का असली काम होता है विपक्ष की भूमिका निभाना, लेकिन विपक्ष की भूमिका मीडिया नहीं निभा रहा है और जो विपक्ष में है उन्हीं को ही फोड़ा जा रहा है राजनीति के तौर पर। तो ऐसी स्थिति में मीडिया के लिए मीडिया जो चौथा स्तंभ कहा जाता है इस प्रजातंत्र का, उसी को ही खरीद फरोख्त करके गुलाम बनाया गया। तो इस पर आपकी राय क्या है कि मीडिया ही अगर कब्जा किया जाए तो क्या होगा? मीडिया जैसे कि आपने बताया कि लोकशाही का चौथा स्तंभ है, लेकिन वास्तविकता ये है कि मीडिया का काम हर अच्छी बात का सपोर्ट भी करना है और गलत बात का विरोध करना है, केवल विपक्ष की भूमिका में दोनों भूमिका में उसको आना है। लेकिन आज का वर्तमान स्थिति आप देखते हैं कि जो हमारा मीडिया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ऐसा हो रहा है कि जो प्रस्तावित सत्ताधारी शासन व्यवस्था है उन्हीं के साइड में बातें लगा रहे हैं, उन्हीं पर डिबेट कर रहे हैं। जो हमारे मूलभूत प्रश्न है वो मूलभूत प्रश्न क्या और वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। जैसे कि आप उदाहरण हम लेंगे कि पिछले 80-90 दिनों से मणिपुर में एक हिंसा चल रही है, वो हिंसा के अनेक कारण है, उसका विश्लेषण तो यहाँ पे आवश्यक नहीं है, लेकिन इतनी घटना होती है हमारे देश में और कई महत्वपूर्ण होते हैं। इससे पहले आपने देखेंगे गुजरात में बंदर पर ड्रग्स पकड़े गए 2-3 मरतबा, अदानी का पोर्ट था। हाँ, तो वहाँ पर कैसा होता है, इसकी एक आधी झलक आ जाती बातों पर और ऐसे बातों पर डिबेट होता है जिसके मायने जनता की दृष्टि से कुछ भी नहीं। जैसा कि उदाहरण के तौर पर अभी आप देखिए पाकिस्तान से सीमा हैदर आती है और यहाँ पर आकर उनका जो कुछ प्रसंग होगा वो अलग विषय है, लेकिन उसको इतना मीडिया पर बता रहे हैं कि जो कोई विशेषता है नहीं। अब पहला प्रश्न तो यहाँ पर ये उपस्थित होता है कि हमारी सीमाओं की सुरक्षा का दायरा तोड़कर वो यहाँ पर आती कैसे है, और सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं? सुरक्षा एजेंसी भी उस पर ध्यान नहीं दे रही। खैर आती भी है तो उसको प्रेम कर रहे हैं। और अभी परसों दिन की आप घटना देखेंगे कि आप एक अंजू नाम की लड़की पाकिस्तान चली गई है, यानी प्रेम का आयात निर्यात हो रहा है, जबकि मीडिया वही दोनों बता रही है, यानी अनावश्यक वस्तु। तो मीडिया से अब इतना ही कहना चाहूँगा या विनती करूँगा कि जो वास्तविक परिस्थिति है और वास्तविक परिस्थिति किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी राजनेता के लिए नहीं और किसी राजकीय पक्ष के लिए नहीं। वास्तविक परिस्थिति जो हमारा भारत देश है, ये भारत देश के हित के लिए, भारत देश के हित के लिए जो आवश्यक है वो बातें मीडिया बताए, वो बातें मीडिया उस पर चर्चा करे, उस पर डिबेट करे, क्योंकि हमें भारत को प्रगत करना है, भारत को महासत्ता बनाना है। भले भाषणों में महासत्ता बताएंगे, लेकिन वास्तविकता हमारी स्थिति कहाँ जा रही है? महंगाई का आप देखेंगे, पक्ष की बात में आपने बताया कि बहुमत होते हुए आप कोई भी पक्ष को तोड़ दे रहे हैं और अपने साथ ले रहे हैं। आपकी मानसिकता क्या बन रही कि भारत में विपक्ष रहना ही नहीं चाहिए, और फिर भारत में विपक्ष नहीं रहेगा तो लोकशाही का अर्थ क्या रहेगा? क्योंकि हमारे राज्य घटना ने तो द्विपक्षीय पद्धति नहीं बताया जो अमेरिका में द्विपक्षीय पद्धति। तो मीडिया से बार बार यही कहना है कि वो समाज के ज्वलंत मुद्दों को उठाए और ऐसी बातें, चाहे वो शख्स कोई भी हो, राजनेता कोई भी हो, उचित है तो उसकी वाहवाह करनी चाहिए, लेकिन वो अनुचित है तो उसको टीका भी करनी चाहिए, क्योंकि संत निंदकाचे घराचा विशेष। सर मैं अगला सवाल पूछना आपको यही चाहूँगा कि अभी मैंने जो सवाल पूछा था सेलू की राजनीति को, मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा। दलित मुस्लिम एकता और ऐक्य की बात आप लोग करते हैं और उसी के आगे कदम बढ़ाने के लिए आप चाहे प्रोफेसर या बहुत से लोग जो आपके साथी हैं, वो सब लोग इसका प्रयास भी कर रहे हैं कि दलित मुस्लिम एकता हो,
लेकिन ऐसे कुछ लोग होते हैं जो एकता को नहीं चाहते, या शायद सामाजिक स्तर पर जिस तरीके से किस तरीके से इनमें डिवाइडेशन किया जाए, ऐसा एक माहौल बना जा रहा है। यहाँ पर कुछ मनवादी ताकतें भी हैं, सोच के लोग जो डिवाइडेशन के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। तो दलित मुस्लिम एकता के बारे में आप क्या कहेंगे? और मैं शॉर्ट में चाहूँगा अभी दो सवाल। आपने एकदम पसंदीदा प्रश्न किया मेरा। दलित मुस्लिम एकता मेरा कॉलेज से प्रयास है, और वो दलित मुस्लिम एकता इसलिए है कि ये दोनों समाज हमेशा अधिकांश समय धर्मनिरपेक्ष पक्ष के साथ रहे हैं। लेकिन उन पक्षों ने क्या किया है, ये दोनों समाज का मताधिकार के तौर पर, अपना वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर लिया है। और उनको जो अधिकार प्रदान करने चाहिए दोनों समाज को, या उनको जो सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, वो नहीं की। इसलिए मैंने यहाँ पर ये प्रयास करना चाह रहा हूँ कि आप सेलू का ही यदि आपको उदाहरण दूँ तो साधारणतः 13 से 14 हजार मुस्लिम मतदार है, और 5 से 6 हजार दलित बांधव मतदार है। यानी इनकी अगर हम बेरीज करते तो 18 से 19 हजार है। और पिछले बार का जनता से नगराध्यक्ष चुन के आए थे 9,500 में आए थे। यानी जिस समाज का, उस समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो सिर्फ आरक्षित जगह से मिलता है। ऐसे परिस्थिति में मैं ये प्रयास करना चाहूँगा कि दलित मुस्लिम एकता जो यहाँ पर हो रही थी, और दोनों समाज में जो है, तो दोनों समाज से कुछ लोग हैं जो इस एकता को बनने नहीं देना चाह रहे। मुस्लिम समाज में भी है, दलित समाज में भी है। समाज को सामाजिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और दोनों समाज के मताधिकार से उन्हें न सिर्फ नगर सेवक बल्कि उच्च स्तरीय शासकीय कमेटियाँ हो सकते हैं, अंदर हो सकता है, विधान परिषद हो सकती है, ये मिलना चाहिए। इसलिए मेरा दोनों समाज को लेकर प्रयास। सर, मैं राजनीति में और एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आखिरी 3 सवाल है मेरे, इसमें से एक सवाल है वो कि आप राजनीति में आइकॉन किसको मानते हैं? ऐसे 2 राजनेता है जो आपको पसंद है? राजनीति में मैं 2 आइकॉन मानता हूँ। एक माननीय स्वर्गवासी बाला साहेब ठाकरे साहब, थोड़ा अलग लगेगा लेकिन और आइकॉन इसलिए वो भी बता देता हूँ कि उन्होंने जो भी कुछ कहा उससे उन्हें बदले, और उन्होंने उनका अस्तित्व खुद निर्माण किया, आयते ढाल पर जाकर लेते हैं। और दूसरे मेरे आइकॉन है आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब, क्योंकि वो पूर्णतः पुरोगामी विचार के हैं। उनका अगर हम देखेंगे 2-3 उदाहरण, तो उस जमाने में उन्होंने एक बेटी पर अपना संतान रोक दिया, जिस समय यही पहला कदम था कि लड़कियों का है, यानी महिला होते हुए भी, लड़की होते हुए उन्होंने वहाँ पर वंश को दीवा जो बोलते हैं उसकी अपेक्षा नहीं थी। ये उनका पुरोगामित्व है। और वो शाह फुले अम्बेडकर के विचारों पे चलते हैं, और उन्होंने समाज, चाहे फिर दलित रहो, चाहे मुस्लिम समाज रहो, चाहे धनकर समाज रहो, चाहे माड़ी समाज रहो, इनको उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया। अब वो अलग बात है कि उन नेताओं ने समाज के कितना काम किया और नहीं किया, ये उन नेताओं को डिपेंड। लेकिन शरद पवार साहब हर समाज में जो योग्य व्यक्ति है उसको आगे बढ़ाने का कार्य उन्होंने मेरे दृष्टि से तो भी किया। भाई आखिरी और एक सवाल है जो ये है कि मुस्लिम समाज के बच्चे, युवा पीढ़ी, एक तो तालीम हासिल करनी चाहिए जिसको हम कहते हैं, वो उससे दूर है, और जल्द से जल्द कुछ कमाने के लिए मैं पढ़ाई में क्या पढ़ा ये सोच करके मैं कमाने में चले जाऊँ, इसके पीछे भाग रहे। और दूसरी बात है जो समाज में बढ़ रहा है विकृतियाँ हैं, उसकी तरफ भी वो आकर्षित हो रहे हैं। तो त्या नव्या पिढीसाठी तुम्ही काय संदेश द्याल? या नव्या पिढीसाठी मी मुस्लिम समाजातीलच नव्हे तर एकंदरीत सगळं असं संदेश देऊ इच्छितो की सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे शिक्षण आवश्यक आहे। आणि शिक्षण घेत असताना एक समाजामध्ये, विशिष्ट समाजामध्ये असं एक भ्रम निर्माण केलेले की शिकून कुठे नोकऱ्या लागतात, म्हणून बराच समाज काय करायला की शिकण्यापासून परावृत्त आहे। आणि मुस्लिमच्या बाबतीत जर बोलायचं तर ह्या समाजामध्ये कसं आहे, राज बिरादरी आहे, बागवान बिरादरी आहे, पोलिसी बिरादरी, जे स्वतः त्यांना वाटतं की भविष्यात बी हेच करायचं, तर आतापासूनच हे केलं तर काय म्हणून त्यांचं शिक्षण सुटायला परत हेच शिकायचं। कारण जेव्हा ते शिक्षण घेतील आणि शिक्षण घेतल्यामध्ये त्यांच्याकडे आपल्या अधिकाराबद्दल जाणीव निर्माण होईल, तेव्हा कुठं समाजामध्ये परिवर्तन होईल। आणि जो विकृतीचा प्रश्न आहे, मग तो गुटखा सेवन असेल, इतर प्रकारचे व्यसन असतील, चुकीचे कार्य असतील, तर हे धर्माच्या दृष्टीने बी चुकीचे आहे। आणि एक नागरिक म्हणून, जागरूक नागरिक म्हणून, आणि आपल्या आरोग्याच्या दृष्टीने हे सर्व अनैतिक बाबी,
व्यसनाच्या बाबी हे चुकीचे आहेत. मी हे आवाहन करेल की सर्व युवकांनी कोणत्याही राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या फार वेळ मागे न लागता आपलं पूर्ण लक्ष केंद्रित स्वतःच्या शिक्षणावर करावं, निर्व्यसनी जीवन जगावं आणि आपला समाजामध्ये आपलं स्थान कसं निर्माण करता येईल जेणे स्वतःचा विकास, समाजाचा विकास आणि पर्यायाने देशाचा विकास साध्य होईल या प्रकारे त्यांनी कार्य केलं. जाते जाते जो सवाल हम सभी लोगों से पूछते हैं सफरनामा के बीच में, वही सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे. हालांकि मैं जानता हूं कि मैं जिनसे आज चर्चा सत्र के बीच में मुलाकात कर रहा हूं उनको भी ये 40 मिनट शायद समय का न्याय नहीं है, या ये चर्चा सत्र में ही अन्याय है, क्योंकि उनकी बहुत सी चीज़ें हैं जो 2-2, 3-3 घंटे तक लोग स्पीच में भी सुनते हैं और हम लोग भी सुनते हैं. तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ पहले तो. और आखिरी सवाल यही कि आज के चर्चा सत्र में आपको हम सबसे और हमारे प्रेक्षकों से मिलकर कैसा लगा? सबसे पहले तो मैं आपका अर्थात विश्वजीत वाघमारे साहब का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि आप मेरा चर्चा सत्र ले और प्रेक्षकों तक पहुँचा. तो यहाँ पर मैं आप सबकी टीम से मिलकर तो बहुत खुश हूँ, आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ और सारे प्रेक्षकों से भी आभार उनका भी व्यक्त करूँगा कि आपने मेरा इतना समय बैठे सुने. लेकिन आभार व्यक्त करने के साथ प्रेक्षकों से विनती भी करता हूँ कि जिस तरह से हम अपेक्षा करते हैं कि हमें कुछ मिले, तो हमें भी चाहिए कि हम भी कुछ दें, समाज को दें, देश को दें और कुछ अच्छे से कार्य ऐसे करें जिससे हमारे मृत्यु के पश्चात भी लोग हमें याद रखें. तो यही आपके माध्यम से मैं संदेश देतो. हे होते महमूद सर, ज्यांच्या विविध प्रश्नांवर सामाजिक राजकीय स्पष्ट भूमिका ज्यांनी अगोदरच रोखठोकपणाने मांडल्या. खरं तर त्यांनी सांगत असताना आणखी एक गोष्ट सांगितली जी इंटरेस्टिंग होती शेलूच्या राजकारणातली. ओबीसी मधून लढले तर नगराध्यक्षपदासाठी लढत आणि लढायचं तर वार्ड क्रमांक 5 मधून ताळ ठोकून समोर आहे. त्याच्यामुळे हा संदेश तुम्ही लोकांना दिला. विकासात्मक दृष्टिकोनातून 5 भूमिका त्यांनी स्पष्टपणे मांडल्या शेलूमध्ये. ज्या भूमिकेमध्ये त्यांनी मांडत असताना मला आवडलेल्या गोष्टी होत्या ज्या मी परत एकदा रिमाइंड करतोय. एक त्यांनी इथल्या कचऱ्याचा प्रश्न, इथल्या हरित शहराच्या बाबतीमध्ये असेल, इथल्या मूळ सुविधा, नागरी सुविधा ज्या आहेत त्याच्या संदर्भामध्ये सुद्धा त्यांनी स्पष्ट भूमिका मांडल्या. निश्चितपणानं खरंच राजकारणामध्ये आलेल्या परिवर्तनवादी वैचारिक माणसांची का आवश्यकता असती यांच्या इंटरव्ह्यूला पाहिल्याच्या नंतर ते निश्चित प्रेक्षकांना समजेल. आणि म्हणून मित्रांनो, आजच्या चर्चासत्रामध्ये सर तुम्ही आपला वेळ दिला त्याबद्दल आमच्या सगळ्या टीमच्या वतीने आणि चर्चासत्राच्या वतीने आपले खूप खूप आभार, खूप खूप धन्यवाद.